माँ देखो, दादाजी तरबूज लेकर आ गए। अब जल्दी से हमारे लिए तरबूज का जूस बना दो ना, गर्मी से गला सूख रहा है। बेटा, तरबूज के जूस के लिए मिक्सी की जरूरत है, इसलिए तुम इस गर्मी में जूस छोड़कर चाट ही खा लो। हमने कल भी तो तरबूज चाट ही खाई थी। अच्छा पिंकी, शांत हो जाओ, मैं पड़ोस से मिक्सी लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ। बच्चों की जिद करने पर निशा अपनी पड़ोसन से मिक्सी मांग कर लाती है और कुछ तरबूज छील कर उन्हें काट कर मिक्सी में पीस कर तरबूज का जूस निकालती है। मजा ही आ गया गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज का जूस। माँ कल तुम हमारे तरबूज का क्या बनाओगी? अरे बेटा, कल मैं तुम्हारे पापा के साथ मार्केट जाऊंगा तरबूज बेचने के लिए। अगर कुछ तरबूज बच गए तो तुम्हारे जो दिल करे वो बनवा कर खा लेना। अपने दादा की बात सुन राजू और पिंकी का मुंह उतर जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आए दिन दोनों बच्चे तरबूज का कुछ न कुछ अपनी माँ से बनाने को कहते हैं। ऐसे ही एक दिन रोशन रोड पर तरबूज चाट बेच रहा होता है। वहाँ राजू और पिंकी आते हैं। पापा, मेरी दोस्त बता रही थी कि तरबूज के छिलके की भुज्जी बनती है। मैं ये सारे तरबूज के छिलके घर लेकर जा रही हूँ। माँ से बोलूंगी कि इन छिलकों का हमारे लिए भुज्जी बना दे। पता नहीं तुम दोनों क्या क्या खाओगे तरबूज का। अच्छा ये लो कुछ तरबूज, ये ले जाओ और अपनी माँ से कहना कि रायता बना दे। आज मेरा भी तरबूज का रायता पीने का दिल है। स्कूल से आते हुए दोनों बच्चे तपती धूप में अपने हाथों में तरबूज और तरबूज का छिलका लेकर आते हैं। माँ, पापा ने ये 2 तरबूज दिए हैं और कहा है कि इसका रायता बना दो और हमारे लिए तरबूज के छिलके की भुज्जी। अरे बेटा, तरबूज के छिलके की भुर्जी कैसे बनती है? बहुत आसान है, मेरी दोस्त बता रही थी। उसकी माँ ने YouTube से देखकर बनाया था। छिलके को कद्दूकस करो और जैसे बाकी भुर्जी बनती है बना दो। अब तो तुम्हें रात को ही भुर्जी खाने को मिलेगी। फोन तुम्हारे पापा के पास है, इसलिए अभी रायता बना देती हूँ। अब निशा अपने बच्चों के लिए तरबूज का रायता बनाती है, जिसे पी के दोनों बच्चों को काफी अच्छा लगता है। और रात को जब रोशन घर आता है तो निशा फोन में तरबूज के छिलके की डिश देखती है। माँ जी, तरबूज के छिलके की तो बड़ी अच्छी रेसिपी निकली। इसे बनाना तो बहुत आसान है और ये देखो, तरबूज के पकौड़े भी बन सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ मत दे, कैसे ही गर्मी ज्यादा है। अगर तेरे बच्चों को पता चला तो वो और डिमांड करेंगे, इसलिए तू तरबूज के छिलकों की भुर्जी बना दे बस। शांति के कहने पर निशा फोन रख के तरबूज के छिलकों को कद्दूकस कर लेती है और एक गरम कढ़ाई में तेल डालकर उसमें मिर्च, प्याज, नमक, मसाला और तरबूज के छिलके डालकर उसकी भुजिया बनाती है। तरबूज की भुर्जी तो लाजवाब बनी है। बच्चे कुछ तरबूज खा लेते हैं, वरना मार्केट में तो गर्मी की वजह से इतने सस्ते तरबूज हैं कि हमारे तरबूज भी नहीं बिक रहे। सोच रहा हूँ कल रिक्शा करके सारे तरबूज एक साथ बेच जाऊं। पर बाजार के हिसाब से मंडी में तो तरबूज का दाम कम ही मिलेगा। माँ, जैसे तरबूज खराब हो रहे हैं उससे तो अच्छा ही है ना। तरबूज न बिकने की वजह से अगले दिन विनोद और रोशन खेत से सारे तरबूज तोड़कर ले आते हैं और उस दिन रोशन अपने पिता के साथ कुछ तरबूज बोरे में बांधकर रिक्शे पर लाद कर बाजार आता है। तो वहीं दोपहर को बच्चे स्कूल से घर आते हैं। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, देखो ना मेरे शरीर में तो घमौरी भी निकल गई है। और आपको पता है, आज हमने स्कूल से आते हुए तरबूज के पकौड़े बिकते हुए देखे। हमारे भी घर में इतने सारे तरबूज रखे हैं, हमें भी तरबूज के पकौड़े खाने हैं। ले बहू, जिस बात का डर था वही हुआ। तेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ से देख लिए तरबूज के पकौड़े। क्योंकि निशा ने उस दिन तरबूज के पकौड़े की रेसिपी देखी थी, इसलिए वो तरबूज के छिलके को फिर से कद्दूकस करती है, उसमें नमक मसाला डालकर कुछ देर छोड़ देती है और उसका सारा पानी हाथ से निकालकर एक बेसन का घोल तैयार करती है और छोटे छोटे लड्डू बनाकर बेसन में लपेट लेती है और उन्हें खौलते तेल में तलना शुरू कर देती है। माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब जल्दी से तरबूज के पकौड़े दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? गर्मियों में तरबूज बिकते देखा और तुम्हारे बच्चे तरबूज के पकौड़े खा रहे हैं। हाँ आंटी, एक बार आप भी खाकर देखो। हमारी माँ तरबूज का जूस, रायता, यहाँ तक कि पकौड़े बनाना भी जानती है। बच्चों के बोलने पर निशा की पड़ोसन भी उसके पकौड़े टेस्ट करती है। बहू, तुमने तरबूज के पकौड़े सच में लाजवाब बनाए। अगर तुम्हारा पति तरबूज के चाट ना बेचकर तरबूज के पकौड़े बेचे तो ज्यादा अच्छी कमाई हो। वैसे मैं यहाँ 2 किलो तरबूज लेने आई थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जी अभी देती हूँ। शांति की पड़ोसन तरबूज लेकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू के दिमाग में तरबूज के पकौड़े बेचने का आइडिया आता है। और रात को जब रोशन और विनोद घर आते हैं तो इस बारे में शांति और निशा बात करती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो, इतनी गर्मी में हम तुम्हें तरबूज के पकौड़े बेचने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं।
पापा जी इसमें क्या खराबी है? वैसे भी आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, घर की औरतें भी काम करती हैं। सामने वाली आंटी को ही देख लो, वो भी तो अपनी बहू के साथ काम कर रही हैं और आज देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। इतनी गर्मी में उनके घर 2 कूलर है और हमारे घर कुछ भी नहीं। विनोद और रोशन निशा की बातों का कोई जवाब नहीं देते और अगले दिन दोनों बाप बेटे अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद निशा भी अपनी सास के साथ मिलकर छोटा सा चूल्हा लेकर आती है और ठेले पर रखकर तरबूज के छिलकों को एक बड़े से बर्तन में कद्दूकस करके रख लेती है और स्कूल के बाहर जाती है। और जैसे ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, दोनों सास बहू इस कढ़ाई में तेल गरम करती हैं और निशा जल्दी जल्दी तरबूज के छोटे छोटे लड्डू बनाती है और उन्हें बेसन में लपेट कर गरम गरम तेल में फ्राई करती है। तरबूज के पकौड़े हमें भी खाने हैं। आंटी 10 के कितने तरबूज के पकौड़े मिलेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरा हमें भी 20 के देना तरबूज के पकौड़े, हम भी तो खाकर देखें। इस तरह उनके ठेले पर पहले ही दिन काफी भीड़ जमा हो जाती है और सभी को उसके तरबूज के पकौड़े काफी पसंद आते हैं। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तरबूज के पकौड़े इतने टेस्टी बन सकते हैं। और 10 में 2 पकौड़े बुरे नहीं है। तुम क्या मुझे डेली 11 बजे अपने तरबूज के पकौड़े स्कूल में भेज सकती हो? दरअसल वो हमारी टी टाइम होता है और खाली चाय पीना मुझे पसंद नहीं। हाँ मैडम, क्यों नहीं, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। पहले ही दिन ठेले पर भीड़ और ऑर्डर देखकर दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं। अब रात को दोनों सास बहू घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती हैं और इस बार वो भी उन्हें काम करने से नहीं रोक पाते। इसके बाद निशा अपने पति के फोन से तरबूज के पकौड़े में और क्रिएटिविटी करने के लिए वीडियो देखती है। माँ जी ये देखिए, हम तरबूज का भी पकौड़ी बना सकते हैं। इससे हम 50 रुपए के 3 पीस बेचेंगे, अच्छी कमाई होगी। अगले दिन निशा घर पर ही रहकर तरबूज काट लेती है और उसके छोटे छोटे पीस करके उनके सारे बीज निकाल लेती है और उन्हें फ्रिज में कुछ देर जमने के लिए छोड़ देती है। जिसके बाद वो एक बेसन का घोल बनाती है और अपने बेटे से कुछ कुरकुरे के पैकेट मंगवाती है और कुछ कॉर्नफ्लेक्स में तरबूज के पीस कर लपेट देती है। जिसके बाद वो उन्हें गरम बेसन में लपेट कर तरबूज के पकौड़े बनाती है और एक बार फिर स्कूल के बाहर अपनी सास के साथ बेचने के लिए खड़ी हो जाती है। तो वहीं शांति स्कूल की टीचर्स को उनका ऑर्डर देकर आती है और शाम को बाजार में दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर जाती है। आंटी, आपके पकौड़े तो लाजवाब हैं, 10 वाले भी और 50 वाले भी। वैसे हमारे ऑफिस के बाहर एक भी खाने की चीज नहीं है। क्या आप 2 बजे मेरे लिए अपने तरबूज के पकौड़े पार्सल कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हमारा तो पार्सल करने का भी काम है। आग में पास खड़े होने से भी शरीर जल रहा है। सच में आंटी, आप दोनों सास बहू को इतनी गर्मी में आग के पास पकौड़े बनाते देख मुझे गर्मी लगने लगी। मैं चलती हूँ, एड्रेस इस पर्ची पर लिख दिया है। इतना बोलकर वो लड़की थोड़े से पकौड़े घर के लिए पैक करवा लेती है और घर आती है। समय यूं ही गुजरता है और दोनों सास बहू इस तरह दोपहर को स्कूल के बाहर खड़े होकर पकौड़े बेचती। तो वहीं रात को बाजार में साथ ही वो खाली समय में पार्सल का भी काम करती हैं और देखते ही देखते दोनों सास बहू की अच्छी कमाई होने लगती है। और एक दिन, माँ जी अगर हम अपना ठेला लेकर बाहर बेचने के लिए गए तो इस गर्मी में टीचर का ऑफिस और फैक्ट्री का पार्सल कौन देगा? मेरा तरबूज चाट तो वैसे भी नहीं बिकता, पार्सल का काम मुझे दे दो। और अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, फिर क्यों तुम दोनों धूप में ठेला लेकर घूमती हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम भी एक वैनिटी वैन ले लो, छाव में आराम से पार्सल भी देती रहना और तरबूज के पकौड़े भी बेचती रहना। क्योंकि इन कुछ दिनों में निशा और शांति ने कुछ पैसे जोड़ लिए थे, इसलिए वो एक वैनिटी वैन लेकर आते हैं और उसमें आराम से तरबूज के पकौड़े बनाकर बेचते हैं। दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी धूप है, आप तो वैनिटी के अंदर हैं, जल्दी से मेरा पार्सल पैक कर दो। 10 के 2 जगह और 50 के 1 जगह, मैंने एडवांस पेमेंट कर रखी है। 2 मिनट रुकिए, अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। इतना बोलकर जल्दी से निशा फ्रिज से कुछ कटे तरबूज निकालती है और उन्हें कॉर्नफ्लेक्स में लपेट कर बेसन में डिप करती है और पकौड़े को बीच में से कट करके उनमें थोड़ा सा मसाला डालकर 50 के 3 पकौड़े देती है। तो वहीं बच्चों को 10 रुपए में। आंटी आप बहुत अच्छी हो, 10 रुपए में हमें कोई पकौड़ा नहीं देता आपके सिवा। इस तरह दोनों सास बहू अपने पूरे गांव में तरबूज के पकौड़े वाले के नाम से फेमस हो जाती हैं और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब उनके घर में भी टीवी, फ्रिज, कूलर होता है। आओ पोता बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। अगले दिन सुबह गुंजन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहां बहुत सारे बेसन के कट्टे रखे हुए होते हैं और कुछ कट्टों में अलग अलग तरह के चावल रखे हुए होते हैं। बाप रे, ये रसोई में इतना सारा बेसन का कट्टा क्यों रखा हुआ है और ये इतने तरह के चावल क्यों रखे हुए? वैसे माँ ने कहा था कि पहले रसोई में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना, लेकिन यहाँ तो बेसन चावल के सिवा कुछ है ही नहीं।
एक काम करती हूँ, बाहर जाकर मटर पनीर खरीद कर ले आती हूँ। भैया सफल के मटर और पनीर मसाला और फूड क्रीम दे दीजिए। हाँ जी मैडम, रुकिए अभी देता हूँ। गुंजन सामान लेकर घर आती है और रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर मटर पनीर पूरी पुलाव बनाकर सर्व करती है। सभी लोग खाने को देखकर मुंह सड़ाते हुए कहते हैं, हे राम, पोता बहू ये क्या बना दिया? पूरी? इस उम्र में मेरे दांत से पूरियां टूटेंगी। दादी सास, पुलाव भी है, पुलाव खाइए ना। क्या बहू, हमसे बिना पूछे पहली रसोई का खाना बना लिया तूने, और ये क्या अगड़म तगड़म बना लिया। हम लोगों को ये सब खाना पसंद नहीं है, हमें 10 तरह के कढ़ी चावल खाना पसंद है। क्या कढ़ी? क्या हुआ बहू, इतना चौंक क्यों रही हो? कढ़ी ही तो बोला है। और अब एक काम करो, ये सारा खाना उठाकर वापस ले जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो। चलिए भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि 10 तरह की कढ़ी चावल कैसे बनेगी। गुंजन अपने हाथों में सारा खाना उठाकर रसोई में आती है और सारे खाने को डस्टबिन में डालकर सारे जूठे बर्तन को धोकर कहती है, बोलिए नंद जी, कैसी कढ़ी बनानी है 10 तरह की? हाँ सुनिए, आप एक सिंपल कढ़ी बना दीजिए, एक मट्ठे वाली कढ़ी, एक अचार वाली कढ़ी, एक आमचूर वाली कढ़ी, एक प्याज पकौड़े वाली कढ़ी, एक बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी, आलू के पकौड़े वाली कढ़ी, और एक में सरसों का तड़का डालकर कढ़ी बनाना, और एक में कढ़ी पत्ता डालकर कढ़ी बनाना, और एक कढ़ी 5 तरह के फौरन डालकर बनाना, और 10 तरह के चावलों में से चावल लेकर चावल बना लेना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, आप फटाफट ये 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो, हम लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अब 10 तरह की कढ़ी सुनकर गुंजन का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, ये कैसे ससुराल वाले हैं, इतनी कढ़ी कौन खाता है? अपने पीहर में तो सिर्फ एक ही कढ़ी जानती थी मैं। अब गुंजन अलग अलग भगोने में तरह तरह के बेसन के घोल बनाती है, कुछ सब्जियों को काट कर उनके पकौड़े तलती है और 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी परिवार को सर्व करती है। ये 10 तरह की कढ़ी डाइनिंग टेबल पर देखकर जो मजा आया है ना, वो तुम्हारी मटर पनीर और दाल मखनी को देखकर जरा भी नहीं आया था बहू। सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कढ़ी पसंद है। वैसे कढ़ी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था और आपकी शक्ल पर जो 12 बजे थे, मुझे नहीं लगा था कि आप 10 तरह की कढ़ी चावल इतनी स्वादिष्ट बना लोगी। अब सभी लोग कढ़ी को खाकर गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गुंजन 10 तरह की कढ़ी बनाकर बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वह बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी देर शाम लंच में 10 तरह की कढ़ी बनाकर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब रात के डिनर में कुछ हल्का बना लेती हूँ। अब जैसे ही कुकर में दाल की सीटी बजती है, तभी सोफे पर बैठी सुधा और गायत्री कहती है, हाँ दैया, ये हमारे घर में सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो कुकर में कुछ नहीं बनता, कढ़ी तो कढ़ाई में ही बनती है, जरा देख कर आना गायत्री। माँ जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। गायत्री रसोई में आती है तो वह देखती है कि गुंजन ने कुकर में दाल चढ़ा रखी है और पतीले में चावल, जिसे देख गुंजन भड़कते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? तुमने किससे पूछकर ये कुकर में दाल चढ़ाई है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था ना तुम्हारी ननद ने कि हम सबको कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है। तभी वहां पर गुंजन की जेठानी हेमानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर हालत खराब हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि सुबह जब इतना कढ़ी खाया तो रात में कुछ हल्का बना लूं। अब इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। तभी वहां से हेमानी भी गुजर रही होती है, जिसे रोकते हुए गुंजन कहती है, सुनिए जेठानी जी, थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए, ये अकेले 10 तरह की कढ़ी चावल बनाने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं देवरानी जी, कोशिश करिए, हो जाएगा। जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई और आपके आने के बाद अब थोड़ी तो फुर्सत मिली है। अब आप चाहती हैं कि मैं फिर से आपकी मदद करूं और 10 तरह की कढ़ी चावल बनाऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, खुद कर लो आप। हिमानी बहाना करते हुए अपनी देवरानी को रसोई में अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गुंजन अकेले ही 10 तरह की कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। वो पहले बेसन को घोलती है, फिर कुछ पकौड़े को तलती है और कुछ कढ़ी में कढ़ी पत्तों से तड़का लगाती है, कुछ में सूखी मिर्च से, किसी में दही तो किसी में लस्सी डालकर 10 तरह की कढ़ी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। वाह भाभी, आप तो कढ़ी बनाते बनाते कढ़ी में चैंपियन होती जा रही हैं। इतना स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। हाँ सच में गुंजन, तुमने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। एक काम करता हूँ, कल घर पर अपने ऑफिस के सीनियर्स को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो लोग राजस्थानी हैं और उनको कढ़ी खाना बहुत पसंद है। ओ भाई साहब, मेरा पहले यहाँ पर इतना दिमाग खराब हो चुका है 10 तरह की कढ़ी चावल तीनों टाइम बना बनाकर। अब ये महान हस्ती अपने ऑफिस के सीनियर्स को भी बुलाकर लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, ले आइएगा, मैं बना दूंगी। अब अगले दिन विवियन अपने ऑफिस के सीनियर्स को डिनर पर लेकर आता और गुंजन उन सभी के लिए 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। विवियन भाई, कढ़ी तो खाना चोखो बनो है। कड़ी फुटारी कड़ी बनो है विवियन भाई। मुझे राजस्थानी तो नहीं आती, पर थैंक यू सो मच सर। अब तो अपनी प्रमोशन पक्की समझो। कुछ देर बाद विवियन के सभी ऑफिस सीनियर्स उसके घर से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ जी बेसन खत्म हो गया है, तो खाने में क्या बनाना है? हाय दैया गायत्री, बेसन कैसे खत्म हो गया? रुक, मैं फोन करके अभी एक ठेला बेसन घर में मंगवाती हूँ। कुछ ही देर में घर के बाहर ठेले भर के बेसन के कट्टे आ जाते हैं और लेबर उन कट्टों को उठाकर रसोई में रखकर वहां से चले जाते हैं। जब पोता बहू अब 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर दे। अब गुस्से में दांत पीसती हुई गुंजन रसोई में जाती है और 10 तरह की कढ़ी चावल और बड़े बड़े भगोनों में चढ़ा देती है। बहुत हो गया, मैं आज ही विवियन जी से बात करूंगी, मैं नहीं बना सकती हूँ और ये 10 तरह के कढ़ी चावल। सभी लोग 10 तरह के कढ़ी चावल को खा रहे होते हैं। सभी को खाना खिलाने के बाद गुंजन अपने कमरे में जाती है जहां विवियन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर जरा भी ध्यान नहीं है क्या? ध्यान कैसे नहीं होगा, मुझे तो बहुत ध्यान है। ऊपर से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी 10 तरह की कढ़ी चावल खाने के बाद ऑफिस के सीनियर्स ने मेरी प्रमोशन कर दी है। ओ प्लीज विवियन, तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता भी है कि सुबह शाम 10 तरह की कढ़ी चावल बना बनाकर मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर से घर का एक भी सदस्य मेरी मदद नहीं करता। तुम कुछ बोलो ना अपने घर वालों को, उन्हें बोलो कि 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बंद कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या गुंजन? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पूरे परिवार वालों को 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है, और मुझे भी। तो क्या तुम मेरे लिए भी नहीं बनाओगी? और माँ तो ये बात कभी नहीं मानेगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है विवियन, कोई बात नहीं। अब अपने पति से भी गुंजन को कुछ खास मदद नहीं मिलती। अब गुंजन फैसला लेती है कि वह 10 तरह के कढ़ी चावल बनाएगी, सिर्फ ससुराल वालों के लिए, लेकिन खुद नहीं खाएगी। माँ जी, 10 तरह की कढ़ी चावल रेडी है, खा लीजिए। सभी परिवार के सदस्य फटाफट 10 तरह के कढ़ी चावल को खाने लग जाते हैं, लेकिन किसी की भी नजर गुंजन की हालत पर नहीं जाती। गुंजन दिन पर दिन पतली दुबली होती जा रही थी, बीमार पड़ती जा रही थी। तभी एक दिन गुंजन रसोई में 10 तरह की कढ़ी चावल बना ही रही होती है कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है। पूरा परिवार रसोई में पहुंचता है। गुंजन को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। गुंजन जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है कई दिनों से खाना नहीं खा रही हैं। शरीर में एनीमिया के लक्षण सामने आए हैं। खाना तो 3 टाइम बन रहा था, फिर बहू ने खाना नहीं खाया क्या? माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। गुंजन ने मुझसे कहा था कि उसे कढ़ी बनाना और खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उससे 10 तरह की कढ़ी चावल बनवाते रहे, जिसका नतीजा उसने ये दिया है कि वो हमको बनाकर 10 तरह की कढ़ी चावल खिलाती रही, लेकिन खुद ने खाना पीना छोड़ दिया। अब गुंजन जैसे ही होश में आती तभी सारा परिवार उससे माफी मांगते हुए, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमने कभी भी तेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा और अपनी इच्छाएं तुझ पर जबरदस्ती थोपते रहे और पूरी करवाते रहे। अब गुंजन सबको माफ कर देती है और इस हादसे के बाद गुंजन के ससुराल वाले के 10 तरह के कढ़ी चावल खाना भी छोड़ देते हैं।